आज का टॉपिक है जी ओरिएंटेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रेम जो है वो और उसमें रोटेट करते हैं हमारे पास स्पेस में यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स लेके। We know that for each frame E1, E2, E3 at a point of R cube we can build an attitude matrix। ये हमने पढ़ा था उधर फ्रेम की डेफिनेशन में जब डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था उस टॉपिक में हमने ये फ्रेम की डेफिनेशन पढ़ी थी। और फ्रेम हमने कहा था कि जो तीन वेक्टर्स हैं ये फ्रेम बनाएंगे जब हमारे पास ये आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो। फिर ये भी पढ़ा था कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं अगर इनके जो कंपोनेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर इन टर्म्स ऑफ रोज लिखे जाएं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो वो जो हमारे पास वो मैट्रिक्स है वो एटीट्यूड मैट्रिक्स कहलाता है। और फिर उधर ये भी प्रूव किया था कि ये हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इस इक्वल होता है इस एटीट्यूड मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। और इसका जो डिटर्मिनेंट है या तो +1 आता है और या -1। When determinant of A is equal to +1 we say that the frame is positively oriented। यानी ये जो फ्रेम बना रहे हैं तीन वेक्टर E1, E2, E3, अगर ये जो डिटर्मिनेंट है ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है +1 आ जाए फिर हम कहते हैं कि ये फ्रेम पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। और अगर इसका डिटर्मिनेंट माइनस आ जाए मान, तो फिर हम कहते हैं कि ये नेगेटिवली ओरिएंटेड है। आगे कुछ रिमार्क्स हैं जी। At each point of R cube, the frame assigned by the natural frame field is positively oriented। यानी किसी भी पॉइंट पे आर क्यूब के जो नेचुरल फ्रेम फील्ड है वो जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि सारे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस फिर जेड एक्सिस वो क्या है, वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। क्यों पॉजिटिवली ओरिएंटेड? क्योंकि आप देखें E1 डॉट E2 क्रॉस E3 की जगह पे I डॉट J क्रॉस J के लिखे ना, तो I डॉट J क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा, I के, और I डॉट I इज इक्वल टू 1 +1 आ जाएगा। वही हमने ऊपर देखा है ये कि अगर डिटर्मिनेंट +1 आ जाए उसका जो एटीट्यूड मैट्रिक्स है उसका, तो फिर हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। तो इसी तरह वो जो है नेचुरल फ्रेम फील्ड को का भी वो इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड मैट्रिक्स इस तरह लिखा जा सकता है ना, A1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, उसका डिटर्मिनेंट ले तो वो 1 आ जाएगा। या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले दो। A frame E1 E2 E3 is positively oriented if and only E1 cross E2 is equal to A3। फ्रेम कोई भी जो आर्बिट्रेरी फ्रेम है वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी E1 और E2 का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास E3 आ रहा हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। और या अगर को पॉजिटिवली ओरिएंटेड हो तो उसका लाजमी E1 क्रॉस E2 E3 के इक्वल आएगा, E3 के इक्वल आ जाएगा। Pictorially the frame P in figure 3.3 is positively oriented। ये है जी फिगर, ये देखें जी, ये हमारे पास फिगर 3.3 है। अब इसमें देखें तो ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, ये नेगेटिवली ओरिएंटेड है। अब कैसे पता चल रहा है कि ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड नेगेटिवली ओरिएंटेड? अब देखें जब E1 क्रॉस E2 हम ले रहे हैं तो हमारे पास E1 क्रॉस E2 ये काउंटर क्लॉकवाइज जब ले रहे हैं, इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो E3 आ रहा है वो हम कहेंगे ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। इसी तरह जब E1 से E2 हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर हमारे पास जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से या इनकी रोटेशन से जो हमारे पास E3 आएगा उसको कहेंगे नेगेटिवली ओरिएंटेड। यानी जिस तरह ये एंगल जिस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेशन ले रहे होते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज इसमें रोटेशन लेंगे फिर इन तीनों के जो परपेंडिकुलर
हमारे पास यानी राइट हैंड रूल से ही हम ये थर्ड वेक्टर फाइंड करते होते हैं कि अगर फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ हम कर्ल करें फिंगर्स को, तो हमारे पास जो थंब है वो पॉइंट कर रहा होता है थर्ड वेक्टर को। इसी तरह यहाँ पे अब देखें कि जब हम इसी तरह राइट हैंड को उल्टा करेंगे तो फिर जब हम कर्ल फिंगर अपनी जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करेंगे तो फिर जो हमारे पास थर्ड आएगा वो फ्रेम हमारे पास आएगा नेगेटिवली ओरिएंटेड। वो इस टाइप की कोई शेप बन रही होगी। आगे है जी, फॉर पॉजिटिवली ओरिएंटेड फ्रेम E1 E2 E3 द क्रॉस प्रोडक्ट्स आर पॉजिटिवली ओरिएंटेड फ्रेम अगर हो तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट E1 किसके इक्वल होगा, E2 क्रॉस E3 के, और और E2 किसके इक्वल होगा, E3 क्रॉस E1, और E3 इज इक्वल टू E1 क्रॉस E2। यानी अगर वो हमारे पास एक सर्कल चलाएं तो देखें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसी तरह 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर 3 1 2, और इसी को अगर इसका ऑर्डर चेंज करें तो नेगेटिव साइन के साथ ये चीज़ आ जाएगी। फॉर नेगेटिवली ओरिएंटेड फ्रेम रिवर्स द वेक्टर इन ईच क्रॉस प्रोडक्ट। नेगेटिवली ओरिएंटेड फ्रेम के लिए जो हर क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर है उसको रिवर्स कर लेंगे, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास। आगे है जी, साइन ऑफ एन आइसोमेट्री। We know that the determinant of an orthogonal matrix is either +1 or -1। ये क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो +1 होता है और या -1 होता है। ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह डिटर्मिनेंट जो होता है ए ट्रांसपोज का वो ए के इक्वल होता है, तो डिटर्मिनेंट लेफ्ट साइड पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, वो +-1 के इक्वल। Thus, if C is an orthogonal part of an isometry, we define the sign of F to be the determinant of C। C अगर ऑर्थोगोनल पार्ट हो उस आइसोमेट्री का तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, F का साइन इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो उसके ऑर्थोगोनल पार्ट का डिटर्मिनेंट होता है वही साइन आइसोमेट्री का होता है। ये नोटेशन हम इस तरह यूज करते हैं, SGN साइन ऑफ F इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ C। अब आगे एक रिजल्ट है, इफ E1 E2 E3 is a frame at some point of R³ and F is an isometry, then F asterisk E1 dot F asterisk E2 cross F asterisk E3 is equal to sin of F to E1 dot E2 क्रॉस E3। ये यानी अगर कोई E1 E2 E3 ये फ्रेम बना रहे हूँ R³ में और F आइसोमेट्री हो और इस आइसोमेट्री के अकॉर्डिंग इनके इमेजेस ले रहे हूँ, वो ये इमेजेस बन रहे हूँ F स्टैरिक E1 डॉट F स्टैरिक E2 क्रॉस F स्टैरिक, ये तीनों बन रहे हैं और इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आएगा। सिंपली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि F का साइन कैलकुलेट कर लें और साथ इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम कर लें, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन इमेजेस वेक्टर्स का आ जाएगा। इफ ई जे इज इक्वल टू समेशन ए जे के यू के, ये हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी जो आर्बिट्रेरी फ्रेम है वो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड, जब हमने फ्रेम फील्ड डिस्कस किया था आर्बिट्रेरी फ्रेम फील्ड, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी जो आर्बिट्रेरी फ्रेम फील्ड है वो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड इस तरह लिखा जा सकता है। तो अब आर्बिट्रेरी फ्रेम फील्ड में से कोई भी हम कोई आर्बिट्रेरी फ्रेम ले लें, उसमें से कोई 3 वेक्टर्स ले लें, तो कोई भी जो वेक्टर्स है आर्बिट्रेरी वेक्टर वो इस तरह इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ एटीट्यूड मैट्रिक्स। We know that if F is an isometry of R³ with orthogonal part C, then F steric VP is equal to CVF of P। तो ये हमने पढ़ा है रिजल्ट, इससे पहले जो टेंजेंट मैप
कि हमने टॉपिक पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कि जो टेंजेंट मैप है, किसी टेंजेंट वेक्टर वी पी पी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट वेक्टर बन रहा है तो वो किस पे मैप हो रहा होगा, सी वी एट एफ ऑफ पी। कि सी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और वी इसका जो वेक्टर पार्ट है, ये जो हमारे पास ये वेक्टर पार्ट आ जाएगा उस इमेज के लिए, और एफ ऑफ पी वो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट पे जो वेक्टर बनाएंगे वो हमारे वो इमेज होगा इस टेंजेंट वेक्टर्स का वीपी का, फॉर ऑल टेंजेंट वेक्टर्स वीपी टू आर क्यूब इन टर्म्स ऑफ यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स। अब इसी को अगर इन टर्म्स ऑफ यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, स्टैरिक समेशन जे वी जे यू जे समेशन आई जे सी आई जे वी जे यू आई बार। ये हमने उधर पढ़ा था कि इनको इन टर्म्स ऑफ यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं जी। अब एफ स्टैरिक हमने लिखना है, एफ स्टैरिक ई जे इज इक्वल टू एफ स्टैरिक समेशन ए जे के यू के। अब हमारे पास ये चीज है ए जे के यू के, एफ स्टैरिक ए ई जे फिर किसके इक्वल आ जाएगा, जब ये चीज अप्लाई करेंगे इस पे तो इधर क्या आ रहा है आप देखें, ये जो वेक्टर है हमारे पास जो दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फील्ड नेचुरल फ्रेम फील्ड, उसके साथ ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका इमेज आ जाता है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। इसी तरह यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है, ये जो कंपोनेंट्स में ये चीज़ लिखी हुई है इस तरह, इसको जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इमेज आ जाएगा। तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया सी आई के ए जे के यू आई। और अब देखिए दोनों साइड पे, इधर जे फ्री इंडेक्स है, इधर जे फ्री इंडेक्स है, आई डमी इंडेक्स है, के भी डमी इंडेक्स है, वेयर सी इज द ऑर्थोगोनल पार्ट ऑफ एफ। द एटीट्यूड मैट्रिक्स ऑफ द फ्रेम इज द मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो एटीट्यूड मैट्रिक्स आएगा इस फ्रेम का वो किसके इक्वल होगा, समेशन के सी आई के ए जे के, यानी यही जो हमारे पास कंपोनेंट है, ये जो फ्रेम नेचुरल फ्रेम फील्ड के साथ जो हमारे पास कोफिशेंट्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास बना रहे होते हैं एटीट्यूड मैट्रिक्स। तो इस तरह जो एटीट्यूड मैट्रिक्स आएगा वो इसके इक्वल आएगा। और ए जे का इन सारे कंपोनेंट्स ये भी एक बेसिकली मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका जब ट्रांसपोज लें तो इस तरह इसको लिखा जा सकता है ए के जे ट्रांसपोज, यानी जब ट्रांसपोज लें तो वही चीज़ आ जाती है ए जे के। तो ये इक्वल हो जाएगा सी और ए ट्रांसपोज के, क्योंकि ये ए जे के हमारे पास वो एटीट्यूड मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है तो ये आ जाएगा सी ए ट्रांसपोज। We know that E1 dot E2 cross E3 is equal to determinant of A where A is the attitude matrix, और इस तरह F asterisk E1 डॉट asterisk E2 क्रॉस F asterisk E3 ये किसके इक्वल है, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ सी ए ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, क्योंकि ये हमारा पास डिटर्मिनेंट होता है जब इसकी जगह पे इमेजेस हम पुट करेंगे, जब इमेजेस रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ सी ए ट्रांसपोज, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास ए होता है और उसका डिटर्मिनेंट लिया गया है। इसी तरह इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो अभी हमने ऊपर लिखा है वो क्या है, सी ए ट्रांसपोज, तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ सी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और हमें पता है ए और ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया। तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ सी हमने अब डिफाइन किया है कि ये किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एफ के, और साइन ऑफ एफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, E1 डॉट E2 क्रॉस E3 के। The above lemma shows that if sin of f is equal to +1, then f steric
carries positively oriented frame to positively oriented frames, क्योंकि अगर and carries negatively oriented frames to negatively oriented frame। अब देखिए यहाँ पे साइन ऑफ एफ अगर +1 हो जाए तो फिर जो इसका साइन होगा, जो इधर जो साइन होगा वही इसका होगा। यानी अगर E1 डॉट E2 क्रॉस E3 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी 1 आएगा। और अगर E1 डॉट E2 क्रॉस E3 -1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिवली ओरिएंटेड है। तो ये जब नेगेटिवली ओरिएंटेड है तो इनका भी जो आंसर आ रहा होगा वो -1, क्योंकि साइन ऑफ एफ +1 है। तो साइन ऑफ एफ जब +1 है तो वो इस पे डिपेंड कर रहा है। इसका साइन अगर +1 है तो इधर इसका साइन भी फिर +1 आ जाएगा। इसका साइन अगर -1 है तो इसका साइन भी -1 आ जाएगा। यानी अगर साइन ऑफ एफ +1 हो तो पॉजिटिवली जो ओरिएंटेड फ्रेम है वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड फ्रेम पे मैप हो रहा होगा, और नेगेटिवली ओरिएंटेड फ्रेम नेगेटिवली ओरिएंटेड फ्रेम पे मैप हो रहा होगा। यानी कि जो प्री इमेजेस हैं, जो वेक्टर्स बन रहे हैं, जो फ्रेम बना रहे हैं यूनिट वेक्टर्स, अगर वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड फ्रेम बन रहा है तो आगे जो उनके इमेजेस हैं वो भी इसी तरह पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन से आ रहे हैं। इसी तरह उसका थर्ड वेक्टर आ रहा है। इसी तरह अगर ये नेगेटिवली ओरिएंटेड है तो इसका जो इमेज है आगे उसका जो थर्ड वेक्टर है वो भी इसी तरह क्लॉकवाइज रोटेशन से आ रहा है। If sin of f is equal to -1, then f star carries positively oriented frames to negatively oriented frames and carries negatively oriented frames to positively oriented frames। अब देखें यहाँ पे अगर sin of f -1 हो जाए तो फिर क्या होगा कि अगर इसका साइन +1 है तो इसका साइन फिर अपोजिट आ जाएगा -1, क्योंकि ये जो -1 है। अगर इसका साइन -1 है तो फिर इस -1 के साथ मल्टीप्लाई होके इसका साइन +1 आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आइसोमेर साइन ऑफ एफ -1 है तो फिर अगर ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड फ्रेम है तो इसका जो इमेज फ्रेम बन रहा है वो नेगेटिवली ओरिएंटेड होगा। यानी अगर इसका थर्ड वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन से आ रहा है तो इसका थर्ड वेक्टर क्लॉकवाइज रोटेशन से आ जाएगा, उलट हो जाएगा उसके। और इसी तरह अगर ये नेगेटिवली ओरिएंटेड है ये फ्रेम तो इसका जो इमेज फ्रेम है वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड हो जाएगा। कब? जब साइन ऑफ एफ -1 हम ले रहे हैं। अगर साइन ऑफ एफ +1 हम ले रहे हैं तो फिर दोनों फ्रेम्स एक जैसे ही बिहेव करते हैं। लेकिन अगर साइन ऑफ एफ -1 हो जाए तो एक फ्रेम जो इमेज फ्रेम है वो उसके अपोजिट, प्री इमेज फ्रेम के अपोजिट बिहेव करेगा। अब डेफिनेशन है जी, एन आइसोमेट्री ऑफ आर क्यूब इज सेड टू बी ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग इफ साइन ऑफ एफ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू +1। कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो +1 आ जाए, वो साइन ऑफ एफ के इक्वल होता है, ये +1 आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये आइसोमेट्री ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग है। इसी तरह अगर साइन ऑफ एफ -1 के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये ओरिएंटेशन रिवर्सिंग है। फिर सी इज ऑर्थोगोनल पार्ट ऑफ एफ। एग्जाम्पल्स ऑफ ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग, आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई कौन कौन कैसे ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग है और कैसे ओरिएंटेशन रिवर्सिंग है। पहले ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग की लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग है। कैसे हम चेक करते हैं ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग है? लेट टी बी द ट्रांसलेशन। वी नो दैट एवरी ट्रांसलेशन इज एन आइसोमेट्री। ये भी हमें पता है कि हर जो ट्रांसलेशन है वो आइसोमेट्री होती है। वी आल्सो नो दैट फॉर एन आइसोमेट्री एफ ऑफ आर क्यूब देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ट्रांसलेशन एंड यूनिक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन सी सच दैट एफ इज इक्वल टू टी सी। ये भी हमने रिजल्ट पढ़ा है कि हर आइसोमेट्री के लिए एक यूनिक ट्रांसलेशन होती है और यूनिक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जिस तरह एफ को लिखा जा सकता है। अब एफ की जगह पे हमारे पास क्या है? टी। जब एफ की जगह पे टी है तो इधर क्या आ गया? ट्रांसलेशन। ये टी आ गई तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फिर क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल करने के लिए आई आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें पता है डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो साइन ऑफ टी फिर किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और सी की जगह पे यहाँ पे क्या है आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट +1 के इक्वल आ गया। इस तरह जो ट्रांसलेशन है, जो भी ट्रांसलेशन है वो ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग है। आगे रोटेशन, कंसिडर द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन सी दैट रोटेट्स आर क्यूब थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट अराउंड द जेड एक्सिस। सपोज हमारे पास एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर क्यूब को अराउंड जेड एक्सिस रोटेट करती है, जिस तरह हमने इससे पहले वाले टॉपिक में जो आइसोमेट्री का टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था रोटेशन अबाउट रोटेशन इन स्पेस, और उधर उसको हमने प्रूव किया था कि सी ऑफ P1 Q1 Q2 जो कोऑर्डिनेट्स दो बनाए थे अबाउट जेड एक्सिस जब लिया था तो Q1 Q2 दो कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ P1 P2 लिख दिए थे, और फिर सी ऑफ P1 P2 P3 प्रूव किया था कि ये आइसोमेट्री है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आना था, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1, और साइन ऑफ एफ क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ सी होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ सी क्या आ जाएगा जी, या इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो +1 आ जाएगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग है, यानी जो हमारे पास रोटेशन है ये भी क्या है, ओरिएंटेशन प्रिजर्विंग अबाउट जेड एक्सिस। एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेशन रिवर्सिंग, रोटेशन रिवर्सिंग की कौन सी एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्शन। सपोज वी टेक द रिफ्लेक्शन ऑफ आर क्यूब अबाउट वाई जेड प्लेन। सपोज हम आर क्यूब का रिफ्लेक्शन लेते हैं वाई जेड प्लेन के अबाउट, कि वाई जेड प्लेन के अबाउट क्या रिफ्लेक्शन आएगा। अब सबसे पहले तो अब जो रिफ्लेक्शन हमारे पास आएगा, कोई भी जो पॉइंट है जब हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट वाई जेड प्लेन, तो ये आएगा -P1 P2 P3, यानी y और z कोऑर्डिनेट का साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। तो ये आप देख सकते हैं प्लेन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, इस तरह फिर ये चीज़ समझ आ जाएगी। आप देखें प्लेन में अगर ये पॉइंट है 1 2, अब इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे अबाउट x एक्सिस तो वो इधर कोई पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है जी कि y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो इसी का x पॉजिटिव हो गया y नेगेटिव हो गया। आप देखें रिफ्लेक्शन जब अबाउट x एक्सिस ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, x फिक्स रह रहा। इसी तरह इसका रिफ्लेक्शन जब अबाउट y एक्सिस ले रहे, इधर आ जाएगा रिफ्लेक्शन। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव लिख दिया y पॉजिटिव लिख दिया। आप देखें रिफ्लेक्शन किसके अबाउट ले रहे हैं, y एक्सिस के, और चेंज कौन सा कोऑर्डिनेट हो रहा है, x कोऑर्डिनेट। इसी तरह यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई जेड प्लेन लेंगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और y और z दोनों फिक्स रहेंगे। जिस प्लेन के अबाउट हम रिफ्लेक्शन ले रहे होते हैं वो प्लेन वो कोऑर्डिनेट फिक्स रहते हैं, और बाकी क्योंकि वो उसी प्लेन पे के ऊपर ही होते हैं उनका इमेजेस उधर ही आ रहा होता है, लेकिन बाकी उस प्लेन से जो बाहर है वो तीसरा एक एक्सिस ही बन जाता है। वो जो तीसरा एक्सिस है उसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। इट इज़ एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन विद मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है ये एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसका मैट्रिक्स इस तरह लिखा जा सकता है -1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैसे हम लिख सकते हैं, देखें R ऑफ P इसके इक्वल हो गया। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है P1 -1 0 0 प्लस P2 0 1 0 प्लस P3 0 0 1, और अगर इनको इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है P1 P2 P3 और -1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ R, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। तो इस तरह जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो ओरिएंटेशन रिवर्सिंग है।
तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन अबाउट वाई जेड प्लेन लिया है। अब रिफ्लेक्शन हम डिफरेंट टाइप्स के ले सकते हैं। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट जेड एक्सिस ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं, फिर एक्स जेड प्लेन ले सकते हैं, फिर वाई जेड प्लेन ले सकते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन भी ले सकते हैं। तो ये जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं ये अब जब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस होगा तो हमारे पास क्या होगा, वाई जेड दोनों चेंज हो जाएंगे। जब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस होगा तो एक्स जेड कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो जाएंगे। इसी तरह रिफ्लेक्शन अबाउट जेड एक्सिस में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। और प्लेन में अगर एक्स वाई प्लेन में रिफ्लेक्शन ले अबाउट एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं तो जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। यानी जिस प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे उसका अगला कोऑर्डिनेट जो बाकी कोऑर्डिनेट बचता है वो चेंज हो जाएगा, उसका साइन। इसी तरह अगर रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, अब देखें इसी का रिफ्लेक्शन अगर अबाउट ऑरिजिन लेते हैं तो ऑरिजिन ये पॉइंट है, तो ऑरिजिन से इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये जो बन रही है इधर आ जाएगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें ये दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी -1 भी नेगेटिव, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन हम लेते हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाते हैं। इसी तरह अगर स्पेस का में रिफ्लेक्शन अबाउट अगर ऑरिजिन लेते हैं फिर वो तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएंगे। तो इस तरह फिर हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्शन, कोई भी जो रिफ्लेक्शन है, ये एक एग्जांपल हमने लिया है, तो इस तरह सारी प्रूव की जा सकती हैं कि जो रिफ्लेक्शन है, कोई भी जो रिफ्लेक्शन है वो ओरिएंटेशन रिवर्सिंग है।